प्रत्याशियों को देखती हैं, जो महिला प्रत्याशी हैं, तो उनमें और आप में क्या अंतर है? लोग आपको क्यों चुनेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिला प्रत्याशी का नाम हम नहीं रखेंगे, लेकिन महिला प्रत्याशियों को हम देखे हैं कि वो समाज में अपने बड़े बुजुर्गों के सामने बाहर आती हैं तो दौड़ती हैं और डर से छुप जाती हैं। तो जो जिनके अंदर इतना डर भरा हुआ है, वो क्या समाज का नेतृत्व कर पाएंगी? वो क्या समाज का बैसाखी बन पाएंगी? वो क्या समाज के सुख दुख को सदन में, ब्लॉक में, ऑफिस में या कहीं भी फाइट कर पाएंगी? बांस जब तक छिलेगी कटेगी नहीं, तब तक सुरीली बांसुरी नहीं बन सकती है। अभी हम छिलने और कटने के दौर में हैं। पत्थर अगर कटेगी मिटेगी नहीं, तब तक वो मंदिर में पूजे जाने योग्य मूर्ति नहीं बन सकती है। शिक्षा को शिक्षा बनाएंगे, इसको साक्षर रहने तक नहीं सीमित रखेंगे। डिग्रियां मिल जा रही है और साक्षर हो जा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। शिक्षित और साक्षर होने में दोनों में बहुत फर्क है। कि अगर उसका जनाजा निकले तो कारवां खुद ब खुद बढ़े और बोले कि ये जनाजा जन्नत को जा रही है। बिल्कुल। नेता का मतलब ये होना चाहिए, जन जन में वो इज्जत, वो सम्मान, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो स्नेह होनी चाहिए। छोटे छोटे लघु उद्योग भी नहीं है अपने यहाँ। एक मोमबत्ती भी बन रहा है, एक अगरबत्ती भी बने, अचार भी बने, या कुछ छोटे छोटे बात उसमें 150 या 150 की तो मिल सकती है ना, घर बस सकते हैं। ये ऐसा भी सुविधा यहाँ नहीं है। हम तो उनको यही बात कहते हैं कि हमारी रोटी जितनी है उसको काट पाट के तो हम खड़े रहेंगे, लेकिन उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, इन सभी चीज़ों से लगी बुझी हुई बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों के पास। तो इनमें शायद हम कुछ हद तक अपने लेवल से खड़े हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने से अगर जीतने के बाद हम फाइट करेंगे, लड़ेंगे, डिमांड रखेंगे, सदन में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे और कोशिश करेंगे इन सिचुएशनों को दूर करने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम महापंचायत। आज हमारे साथ एक महिला बैठी हैं। चूँकि देश भर में हर जगह महिला सशक्तिकरण पे बात होती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, महिला खेल में आगे हैं, महिला राजनीति में आगे हैं, महिला प्रोफेसर होती हैं। लेकिन जो आज शख्सियत मेरे साथ हैं वो खुद एक प्रोफेसर हैं और ये पिछले कई महीनों से कंटिन्यूअस राजनीति में सक्रिय हैं। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। मैडम, सबसे पहला सवाल है, राजनीति में आप आई हैं एज अ जिला परिषद कैंडिडेट। लोगों का रुझान, आप जब फील्ड में घूम रही हैं तो कैसे महसूस कर रही हैं अपने प्रति? लोगों का बहुत ही अपनापन और प्यार मुझे मिल रहा है। उन लोगों ने तहे दिल से मुझे स्वागत किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि राजनीति में अगर अपनी वसूल न हो और अपनी सोच न हो तो वो एक सामाजिक दोष होता है। राजनीति में हम आए हैं तो हम शुरू से ही अपने हिसाब से और अपनी सोच से काम कर रहे हैं। इसमें कभी भी किसी की सोच को नहीं आने दिए हैं, किसी की सुझाव को भी नहीं लिए हैं। लोगों ने कहा हमको कि राजनीति ऐसी होती है, वैसी होती है, बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन हमने उस पर दिमाग नहीं दिए और अपने हिसाब से अपने क्षेत्र को, लोगों को समझा, उनके दिल को टटोला। हर तबके के लोगों को, हर जाति के लोगों को मैंने महसूस किया, उनसे घंटों बातें की, उनको समय दी। तो हमें एक ही बात लगा कि आज भी लोग वही हैं जो कल थे। उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सभी को अमन, चैन, सुकून चाहिए। किसी को भी किसी तरह का दंगा फसाद या किसी तरह का क्लेश या आपसी वैमनस्यता नहीं चाहिए। सभी को स्नेह और प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। अब इसमें बहुत सारे, मैं दूसरों की बातें नहीं करूँगी। अच्छा मैडम, जो आपने एक पॉइंट उठाया कि आप जब गई तो कभी किसी के ऊपर अपने ऊपर किसी के प्रभाव को आने नहीं दिया, सोच को नहीं आने दिया जी, आप अपने विवेक के हिसाब से आपने हमेशा काम किया। तो ये नेशनल लेवल पे एक हमेशा इशू रहता है कि महिलाओं को आगे आने दिया जाए और महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं, महिलाओं को काफ़ी स्पेस दिया जाए, क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान देश की ये रीत रही है। तो अब आप राजनीति में हैं, इस चीज़ को कितना बदला हुआ आप महसूस करती हैं जब आप गांव की महिलाओं के पास जाती हैं? देखिए, गांव की महिलाओं के पास जब हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हमको नहीं आता है महिलाओं में, क्योंकि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सारी बातें ऊंची लेवल के लोगों का कहना है।
अभी धरातल पर उतला नहीं है। जी ज़मीन पे रह के बातें करना, उन्हें महसूस करना और उनके साथ जलना भुनना अदर बात है, और ऊपर बैठ के इस पे बातें करना, कहानियाँ बनाना, ये अदर बात है, अलग बातें हैं। अभी भी वहाँ बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत सी, जैसे कि महिलाओं को सपोर्ट की कमी भी है। जी और बेटियों को क्या होता है ना कि इंटर करवाया जाता है, इसलिए चाहे वो जैसे भी कर ले, चोरी करके करे, चाहे किसी तरह से इंटर पास करवाया जाता है कि इनकी शादी एक अच्छे फैमिली में हो सके और ये लेबल लगे कि ये पढ़ी इंटर लिखी है, है, इंटर पास है, जी इंटर पास है। ये धारणा है ये यहाँ। धारणाएं लोगों की बनी हुई है, क्योंकि यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। माँ, पेरेंट्स का भी ऐसा सोच है कि बेटी इंटर कर गई, बस हो गया, इनका पढ़ाई हो गया, इतने में इनकी शादी हो जाएगी। पैसे की आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत सी कमियां हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए बाधाएं बनती। और सबसे बड़ी बात, पढ़े लिखे लोगों के बीच भी हम गए, हमने अपनी सोच रखी कि मैं यहाँ राजनीति में अपनी सोच से काम कर रही हूँ, मुझे अपने सोच से काम करना है। लेकिन लोगों ने कहा कि अच्छी बात है कि ये कानून बनी हुई है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी बातें हो रही है, तो इसमें आप आई हैं तो अच्छा है, इसको होना चाहिए। लेकिन मेरा बात है कि ये तो सच है कि हमारा पुरुष प्रधान देश है, हमको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि ये महिलाएं हैं। और एक बात है, ये 20 साल से, ऐसे तो आज़ादी के समय से ही संविधान में ही हम लोग को 50% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं जो आज फाइट की हैं, उनके वजह से ये आरक्षण मिला है। लेकिन 20 साल से यहाँ हम फील्ड में कहीं नहीं देख रहे हैं कि महिलाएं आगे हैं। कहीं भी किसी भी कैटेगरी, किसी भी तबके के लोगों के सामने ये बातें नहीं है कि ये पद किस तरह से मिला है महिलाओं को। और महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को काम करनी चाहिए, उनके अंदर क्षमताएं हैं जो दबी हुई हैं, उन क्षमताओं के को लेकर वो आगे बढ़े और काम करे। सबसे बड़ी बात क्या है कि समाज की बातों को हमें सदन में या प्रशासन में या ब्लॉक या ऑफिस में रखनी है। और महिलाएं जो है स्वतंत्र महिलाओं के साथ हैं, वो खुलकर अपनी बातों को शेयर करती हैं, खुलकर अपनी बातों को रखती हैं। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस सोच से इस आरक्षण को मिली, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ महिलाएं जो हैं, महिलाओं के साथ सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और देख रहे हैं कि ये दबाई गई हैं, इन्हें कोई भी स्वतंत्रता नहीं है कि वो आगे निकले और आगे निकलकर अपनी सोच से अपने काम। जो स्वतंत्रता की आप बात कर रही हैं, सरकार तो हर समय तत्पर रहती है कि महिलाओं को आगे लेके आए, और उसी आरक्षण के बदौलत ये आरक्षित सीट है जिसकी वजह से आप चुनाव मैदान में हैं। हाँ, मैं एक कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा है क्योंकि आप चुनाव मैदान में हैं। तो जब आप चुनाव मैदान में आती हैं और दूसरे प्रत्याशियों को देखती हैं जो महिला प्रत्याशी हैं, तो उनमें और आप में क्या अंतर है, लोग आपको क्यों चुनेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिला प्रत्याशी का नाम हम नहीं रखेंगे, लेकिन महिला प्रत्याशियों को हम देखे हैं कि वो समाज में अपने बड़े बुजुर्गों के सामने बाहर आती हैं तो दौड़ती हैं और डर से छुप जाती हैं। तो जो जिनके अंदर इतना डर भरा हुआ है, वो क्या समाज का नेतृत्व कर पाएंगी, वो क्या समाज का बैसाखी बन पाएंगी, वो क्या समाज के सुख दुख को सदन में, ब्लॉक में, ऑफिस में या कहीं भी फाइट कर पाएंगी? ऐसा तो हमको नहीं लगता। ये बड़ा मामला आप उठा रही हैं कि जो खुद दबी कुचली है वो दूसरे को क्या न्याय दिलाएंगी? क्या न्याय दिला सकती हैं? खुद दबी कुचली हैं, उनकी वो खुद डरी सहमी हुई हैं। तो जब वो खुद डरी सहमी हुई हैं अपने लोगों से, औरों की से नहीं, अपने लोगों से डरी सहमी है, वो समाज के लिए क्या कुछ कर सकती है, समाज के दुख सुख को क्या दूर सकती है? ये नेता जो है, मैंने पढ़ा है कि नेता का मतलब बदला हुआ है। नेता का मतलब है कि हर लोगों के दिल में इतना जज्बा और इतना मोहब्बत होनी चाहिए कि अगर उसका जनाजा निकले तो कारवां खुद ब खुद बढ़े और बोले कि ये जनाजा जन्नत को जा रही है। बिल्कुल। नेता का मतलब ये होना चाहिए, जन जन में वो इज्जत, वो सम्मान, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो स्नेह होनी चाहिए। नेता का मतलब एक डर, एक खौफ, एक सियासी
खेल लोगों के दिमाग में बढ़ी हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। मजहबी कौमी बातें नहीं होनी चाहिए, जात पात की बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ स्नेह और समानता की बातें तब होगी जब जात पात, ऊंच नीच, पूंजीवाद, ये सारी चीज़ों में समानता आ जाए, माने गिरावट आए और सोचों में एकता आ जाए, तभी हमारे समाज में समानता आ सकती कि है। आपने बहुत बड़ी लेवल की आप बात कर रही हैं। इतना जो होता है ना, ये पार्लियामेंट में सुनने को देखने को मिलता है, लेकिन धरातल पे नहीं। नहीं, हम तो ज़मीन में देखिए, अब आपको इस पे हम एक बात कह रहे हैं, अपनी एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। जैसे कि बांस जब तक छिलेगी कटेगी नहीं, तब तक सुरीली बांसुरी नहीं बन सकती है। अभी हम छीलने और कटने के दौर में हैं। पत्थर अगर कटेगी मिटेगी नहीं, तब तक वो मंदिर में पूजे जाने योग्य मूर्ति नहीं बन सकती है। अभी मैं पत्थर छील कट रही हूँ और ज़मीन को महसूस कर रही हूँ, गांव के मतलब हर कैटेगरी के, और बातें बहुत है, अभी मेरा कहना भी उचित नहीं है। अभी मैं प्रत्याशी हूँ, तो एज ए प्रत्याशी अभी बहुत सी बातें हैं, अगर बोले तो सवालें उठ जाएगी, तो इसलिए अभी मैं अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं आपको जोर भी नहीं दे रहा, लेकिन एक प्रत्याशी के नाते, एक जिला परिषद कैंडिडेट के नाते, आप किस तरह से महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी, ये नहीं है कि सिर्फ महिला ही केंद्रीकृत हो के आप काम करें, पुरुषों को भी आप कैसे? ऐसी बात नहीं है। देखिए, पुरुषों की भी बहुत सारी, यहाँ पुरुष और महिला दोनों के लिए अपने बिहार में है कि कोई भी क्षेत्र में, मतलब जैसे कि अचार, छोटी छोटी लघु उद्योग है, अचार, पापड़, चिप्स, तिलौरी, मोमबत्ती, अगरबत्ती, हमने तो फील्ड में देखा है कि केले के छिलके से बारीक बारीक धागे बनाए जाते हैं, वो उससे वो लोग इतने अच्छे काम करते हैं। अगर उसको भी आगे बढ़ाया जाए तो इन लोग को रोजी रोजगार मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो लुप्त है, जो बंद है, जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और मेरे ख्याल से ये भी बड़े लेवल की बात हो जाएगी। मेरे ख्याल से इन्हें फंड योजना न देकर इन्हें रोजी रोजगार दी जाए। ये ज़्यादातर आपने ऑब्जर्व किया है क्षेत्रों हाँ में। हाँ, क्षेत्रों में इन्हें रोजी रोजगार चाहिए, क्योंकि इन्हें इन लोगों का कहना है कि अगर 8,000 मंथली भी हमें मिल रहा है तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा जिला परिषद क्षेत्र में और विकास किस तरह से संभव हो सकता है? विकास के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि यही बात हम अभी बता रहे थे कि महिलाओं में या पुरुषों में, दोनों में परिवार टूटता है। पति, अभी शादी हुई, पति चला गया बाहर कमाने, अभी शादी हुई और जिम्मेदारी जो, अब सबसे बड़ी बात है कि बाहर पति, बहुत सी लड़कियों का घर टूटा पड़ा हुआ है, दिल दहल जाता है उन लोगों को देखकर। मतलब अभी हमको रोना आ रहा है उन लोग की स्थिति को देखकर। पति जाता है बाहर कमाने, आ नहीं पाता है, वो वहीं शादी कर लेता है। यहाँ बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका खर्चा भी वो नहीं दे पाते हैं। अब जिनके 4-5 बच्चे हैं, वो पत्नी क्या करेगी, कितनी मेहनत मजदूरी करेगी? जो पति बाहर जाता है वो खर्चा भी नहीं भेजता है। ये बहुत सी शिकायतें मेरे सामने आई है कि उन पत्नियों की स्थिति देखकर बहुत बुरा लगा है। और मेरे ख्याल से अगर स्थानीय कारोबार हो, स्थानीय लोग अपने घर में अपने लोग बाग के साथ रहें, तो परिवार टूटेगी, बिखरेगी नहीं। चाहे इन लोगों का कहना है कि 8,000 की मंथली या 10,000 की मंथली क्यों ना हो, हमें अपने परिवार के साथ यहाँ हम परिवार के बीच में उनको परिवार चाहिए। के साथ रहने के लिए सोचते हैं। और ये रोजी रोजगार के वजह से छोटे छोटे लघु उद्योग भी नहीं है अपने यहाँ। एक मोमबत्ती भी बन रहा है, एक अगरबत्ती भी बने, अचार भी बने, या कुछ छोटे छोटे बात, उसमें 150 या 150 की तो मिल सकती है ना, घर बस सकते हैं। ये ऐसा भी सुविधा यहाँ नहीं है अपने बिहार में, गाँव में। आप कैसे कीजिएगा अगर आपको मौका दे देती अगर है? हमको मौका मिले तो मैं कोशिश करूंगी कि इन लोगों का स्थानीय काम है, इन लोगों को बढ़ाएं हम, और इनको कुछ न कुछ रोजी रोजगार देने के लिए स्टडी करेंगे। देखिए, जब आप किसी काम पे निकलते हैं ना, तो रास्ते बताते हैं आपको, खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि आपको क्या करना है। अरे यहाँ ऐसा दिख रहा है, इस तरह इस सिचुएशन को, इस काम को अगर अपने एरिया में ले जा रहे हैं तो आगे हमारा देश, हमारे गांव में भी लोगों को रोजी रोजगार मिल सकती है। तो आप जब काम करने निकलते हैं ना, तो बहुत चीज़ देखने और सीखने को मिलती है। और उस हिसाब से आप, अभी तो हम निकले नहीं हैं, अभी तो गए नहीं, लेकिन आप फिर भी लेकिन भावी फिर भी प्रत्याशी है, के रूप में मेरी है। सोच है, मेरी सोच यही है कि इन्हें जो एक नीति बनी हुई है कि कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ चावल दाल दे देते हैं, इनसे उनका कुछ होने वाला नहीं। और तो उसके आप हिसाब कब से तक आर्थिक मदद कब तक कीजिएगा, जब तक एक सामाजिक न्याय का काम उसके नहीं होगा? हिसाब से अगर हमारे पास
रोटी, हम तो उनको यही बात कहते हैं कि हमारी रोटी जितनी है उसको काट पाट के तो हम खड़े रहेंगे, लेकिन उससे तो कुछ होने वाला जी, नहीं है। जी। जैसे कि पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, इन सभी चीज़ों से लगी बुझी हुई बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों के पास। तो इनमें शायद हम कुछ हद तक अपने लेवल से खड़े हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने से अगर जीतने के बाद हम फाइट करेंगे, लड़ेंगे, डिमांड रखेंगे, सदन में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे और कोशिश करेंगे इन सिचुएशनों को दूर करने की। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे, ये जो शिक्षा का स्तर है बहुत हद तक गिरा हुआ है बिहार में, और ख़ास करके आप जिस एरिया से आ रही हैं इधर, तो इसको कैसे हैंडल कीजिएगा? आपके सामने एक चुनौती जो आएगी उसको कैसे आप दूर कीजिएगा? देखिए, डिग्रियां मिल रही है, हुँ, लोगों को डिग्रियां मिल रही हैं और लोगों का सोच बहुत दूसरी तरह से होते जा रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तकलीफ हो रही है कि हमरा यहाँ आईए करके बीए करके लोग बैठल बा, लइका एकनी के नौकरी नहीं खे मिलत। और यहाँ लोगों में आक्रोश आता है कि उनकरा है नौकरी हो गई, ये एसी में बैठल बारन, उनका बड़का पोस्ट हो गई, उ चल गलन, हमरा यहाँ आईए बीए क के लोग बैठल बा। इसके साथ देखिए ये साक्षर हो जा रहे हैं, जी। डिग्रियां मिल जा रही है। डिग्रियां कैसे मिलती है वो भी हम नहीं बताएंगे लेकिन डिग्रियां मिल जा रही है। और जब कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ फाइट नहीं कर वहाँ पाते हैं, पिछड़ जाते हैं, वहाँ वहाँ पिछड़ जाते हैं। मतलब वो physical क्वालिटी level, एजुकेशन नहीं है, हाँ। क्वालिटी क्वांटिटी की कमियां हैं, ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं और ये लोग कंपटीशन करने पे आ जाते हैं। वो चीज़ नहीं, हमको चाहिए कि अपनी खामियां, अपनी कमियां को देखें और उसे दूर करें। और अपने यही आप को चीज़ मैडम मैं चाहता हूँ कि जैसे आप जिला परिषद कैंडिडेट हैं, अगर आपको लोग मौका देता है तो इन सब चीज़ों को कैसे दूर कीजिएगा? अगर लोग हमको कैसे मौका भरोसा मिला करें? अगर हमको मौका मिला तो छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लासों तक जाएंगे और शिक्षा को शिक्षा बनाएंगे। इसको साक्षर रहने तक नहीं सीमित रखेंगे। डिग्रियां मिल जा रही है और साक्षर हो जा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। शिक्षित और साक्षर होने में दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो इन चीज़ों को हम कोशिश करेंगे, अगर हमको मौका मिला तो स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे और मैंने वहाँ आपके बच्चों क्षेत्र को- में जो भी जो भी समस्याएं, स्कूल बाधाएं कॉलेज में आएंगी उनको आप दूर करने की दूर पूरी करने कोशिश की कीजिएगा। कोशिश करेंगे। मौका मिला तो हम अपने लेवल से कोशिश करेंगे और आदमी कोशिश करता है। अब प्रॉमिस तो नहीं करेंगे कि हम जी, कर जी। सकते हैं, कोशिश मेरे हाथ में है। मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे और अपने क्षेत्र को चाहेंगे कि हर तरह से एक एग्जाम्पल बनाए। अमन चैन और सोच काम करती है, समाज में सोच काम करती है और हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ इतनी सुकून हो, इतनी शिक्षित लोग हों, सचमुच शिक्षित हों, डिग्री लिए हुए नहीं, सचमुच शिक्षित हों। तो ये तो लोग जब एजुकेशन का लेवल जब एक जगह तक आएगा तो लोग ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमने लोगों में देखा है कि यहाँ कास्टवाद को लोग भजाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है मैडम कि जातिवाद बिहार में बहुत मतलब छोटे से लेके हर जगह फैला हुआ, क्यों? देखिए हुआ क्या है कि इसमें बड़े जाति के लोग पहले उन लोगों पे शासन किए, हम्म, हो सकता है कि इनके हिसाब से बहुत बुरा रहा हो जी। और इनके दिल में आक्रोश है। बढ़ जात बड़न तो इसी में सुतियन तो हई करियन, बहुत तरह की बातें हैं। और आज गवर्नमेंट उनको बहुत तरह की सपोर्ट कर रही है, आर्थिक दृष्टिकोण से मकान बनाना हुआ, घर बनाना हुआ, पढ़ने के लिए किताबों की सहयोग हुआ, लड़कियों को बहुत तरह की सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा होता है, कहना तो नहीं चाहिए हमको, लेकिन कहने पे हम मजबूर हैं कि ये सारी फंड और योजनाएं जो दी गई हैं, इनमें शिक्षक लोग जो हैं, शिक्षकों की कमी है, शिक्षक की कमी है। और इनमें जो शिक्षक लोग हैं, ये सारे फंड और योजनाओं का पेपर बनाने में लग जाती हैं, रिपोर्ट देने में लग जाती हैं, पढ़ाने का टाइम इन्हें नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता कहीं है। ना कहीं प्रशासनिक हाँ, दृष्टिकोण से ये गलत दिक्कत है, हाँ, ये दिक्कत गलत है। क्योंकि अगर आप शिक्षक बनाए हैं तो शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने का काम दीजिए। आप जो है सो ये इलेक्शन होता है उसका काम दे देते हैं, आप ब्लॉक का काम देते हैं, आप
मतलब बहुत बहुत तरह सारे के अनेकों बहुत कार्य में फील्ड है, हाँ, बहुत जी, सारे फील्ड अनेकों हैं। कार्य में हाँ, शिक्षकों को बहुत काम दिया सारे जाता फील्ड है। हैं, वो सारे शिक्षक लोग ही करते हैं और शिक्षक लोग को पढ़ाने की टाइम नहीं मिल पाती है, वो लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। उन लोगों को चाहिए कि पूरी पूरी तरह बच्चों को पढ़ाने में ही अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखें, वो और फील्ड में काम और ना फील्ड करें, में और फील्ड में ये काम काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात है ये। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि ये जो प्रत्याशी हैं सुधा वर्मा हैं, तुर्कोलिया जिला परिषद प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं। तो इन्होंने कई अहम मुद्दों पे बात की है। देखिए, सबसे पहले तो एक आ जाता है आपको नारी सशक्तिकरण, जो कि हमारे बिहार में और ख़ास करके जिस एरिया में हम लोग मौजूद हैं अभी, यहाँ पे शिक्षा का स्तर लेके और सामाजिक न्याय का स्तर बहुत नीचे है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। दूसरा कहा कि ये चुनाव में है, इस दौर में गुजर रही है, घिस पीट रही है, जब तक पत्थर को तराशा नहीं जाता है तब तक वो किसी मंदिर में रखने लायक मूर्त नहीं बन पाती है। तो ये आपको भी समझना होगा कि आपके सामने आपके बीच में कौन कौन से प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों की योग्यता क्या है। क्या वो पीछे पर्दे के पीछे रह के लड़ाई लड़ेंगे या पर्दे के आगे आके लड़ाई लड़ेंगी। तो आपको विचार करना है और इसी विचार को रख के आपको वोट करना है, ताकि हमारा समाज जो है वो एक बढ़िया समाज बन सके, एक आपको पढ़ा लिखा समाज बन सके। आप देख रहे थे INS 24 न्यूज़ का ये खास प्रोग्राम, जिसमें हम अलग अलग पंचायतों में अलग अलग प्रत्याशियों के साथ बैठ के उनका इंटरव्यू करते हैं, उनकी सोच को जानने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे वो लोग अगर चुनाव में जीतते हैं तो वो लोग कैसे काम करेंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि बिहार में चुनाव जीत जाते हैं और फिर 5 साल के बाद मिलते हैं। गांव में कहावत है, फिर भेटैहन। ऐसा ही लोग जी कहते है हैं, ना। ऐसा ही लोग कहते हैं कि ना 5 साल पहले देखनी, अब 5 साल के बादो ना देखनी। ये ऐसा वोट देख के का हुई। बहुत सारे आक्रोश हमको झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इंटरव्यू झेलने पड़ते हैं हर कैटेगरी के लोगों का। तो हम बड़े पेशेंस के साथ पहले हम कहते हैं उन लोगों को कि आप अपने लोग इनके जितना मन में आक्रोश बा, जितना सवाल बा, उतना रखी लोग हम आराम से सुन लें, लेकिन हमरों के सुने के हुई। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं और आप देखते रहिए INS 24 न्यूज़ को फॉलो कर लीजिए, ताकि अपने आसपास की सारी खबरें आप तक बिल्कुल आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।